ये परफेक्शन आइज का वॉल्यूम 10 है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे आज है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 1 से 40 तक हमने किया था कल। आज हम लोग 41 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना को बात करेंगे, जिसको यूपीएस कहते हैं, उसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, एक तरह का ये पेंशन को एकीकृत करेगा। पेंशन योजना पहले से भी चली आ रही थी, लेकिन एक नई पेंशन योजना है। ठीक है, क्या होगा इसमें? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को क्या की? मंजूरी दे दी। ठीक है, आप देखेंगे यूपीएस की विशेषताएं क्या है। तो सुनिश्चित पेंशन होगा। 25 वर्ष की न्यूनतम आहार सेवा के लिए सेवानिवृत्त के पूर्व अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% दिया होगा। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 25 वर्ष का अगर सेवा अगर दे देता है, तो रिटायरमेंट के पहले अंतिम 12 महीने के दौरान उनका जो सैलरी जो होगा उसका 50% उसको पेंशन के तौर पे मिलेगा। उसके बाद सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी होगा। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60% मिलेगा। अगर मान लीजिए कर्मचारी का अगर देहांत हो जाता है, तो उनका जो भी नॉमिनी होगा जिनको पेंशन मिलना चाहिए, तो उनको 60%। ठीक है, कर्मचारी के मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60% मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है, तो उनका पेंशन अगर मान लीजिए 50,000 रुपया था, तो 50,000 का 60% कितना? 30,000। तो 30,000 उनके जो पेंशनर जो होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन होगा। अगर न्यूनतम 10 वर्ष की भी अगर सेवा कर देते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का पेंशन जो होगा 10,000 रुपये से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब 10 वर्ष का सेवा कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह क्या होगा? उनका न्यूनतम पेंशन होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति सूचकांक की बात करेंगे तो सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, के आधार पे महंगाई राहत भी दिया जाएगा। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस डीए, ठीक है, का 1/10वां भाग सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह के लिए। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। मतलब बहुत सारी चीजें नया निकल कर आया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सही, इस यूपीएस की विशेषता क्या क्या है, तो पूछा जा सकता है प्रश्न। इंटरव्यू वगैरह के लिए बढ़िया है, पूछ सकते हैं। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बहुत कम डिटेल्स में दिया हुआ है। इसको एक बार डिटेल्स में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण में अच्छे से दिए हुआ था, मैंने देखा है। उस महीने का ढूंढ के आप लोग पढ़ लेना। भारत बना टिकाऊ रेल परिवहन में वैश्विक अग्रणी। ठीक है, भारत 90% ट्रैक विद्युतीकरण के साथ टिकाऊ रेल 95% है, परिवहन में वैश्विक अग्रणी बन गया है। मतलब यहाँ पे विद्युतीकरण हो गया। मतलब हमारे पास जो भी ट्रैक जो है ना, उसमें से 95% ट्रैक जो है, तो मतलब किससे चलने वाला है? तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने अपने 68,000 किलोमीटर के लंबे ट्रैक नेटवर्क के 95% हिस्से का विद्युतीकरण कर दिया है। तो हमारे पास ट्रैक कितना है? तो 68,000 किलोमीटर लंबी हमारी ट्रैक है, जिसमें से 95% का विद्युतीकरण हो गया है, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे प्रणाली बन गई है। ठीक है, इसकी तुलना तुलना में यूरोपीय संघ 56%, ब्रिटेन 38%, अमेरिका में केवल 1% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत है। मतलब बहुत कम है। ठीक है, अमेरिका में मात्र 1%, यूरोपीय संघ में 56%, और ब्रिटेन में 38%। रेलवे का आधुनिकीकरण भारत की आर्थिक वृद्धि और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मोदी जी ने सॉरी नारा ही था इस बार, विकसित भारत @ 2047। ठीक है, स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है, सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम का वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू किया है। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है? वाहन को मतलब क्या करना? स्क्रैप करना। ठीक है, उसको तोड़ना। ठीक है, कितने वर्षों के बाद होता है? कितने वर्ष तक आप किसी वाहन को ऑन कर सकते हैं, उसके बाद उस वाहन अगर गलती से भी पकड़ा गया तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, 15 और 20 साल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कार्यक्रम और नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से क्रान्वित किया जाएगा। इस नीति के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहन अगर फिटनेस परीक्षण में फेल हो जाता है, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, निजी वाहन के लिए कितना है? 20 साल, जी प्राइवेट सर। व्हीकल। ठीक है, और 15 साल कौन सा? वाणिज्यिक वाहन, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल।
ठीक है, इसमें ट्रक वगैरह आता है। अगर वो फिटनेस परीक्षण में, अगर फिटनेस टेस्ट में अगर फेल होता है तो क्या करेंगे, उसको स्क्रैप कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाहन को फिर से पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब फिर से उस वाहन का रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो जिनके घर में पुराना मोटरसाइकिल होगा, स्प्लेंडर वगैरह होगा 2010 से पहले का, तो समझिए उस सबको फिर से आपको उसका क्या करवाना पड़ेगा, उसका उसको फिर से पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण करवाने के लिए क्या होगा, उस वाहन का टेस्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर उसमें वो फेल कर गया तो फिर से वो स्क्रैप होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को हटाने को बढ़ावा दें, ताकि पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के स्थान पे कम प्रदूषणकारी नए वाहनों का प्रयोग किया जा सके। जैसे अभी कौन सा वाहन चला था, BX6 मॉडल, BS4 मॉडल सब नहीं आया था, ये नया वाले हैं। इसीलिए तो टेस्ट होता बायो है सर E3 उसमें। नीति को मंजूरी दिया गया। ठीक है, हाँ ठीक है। E3 का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना। E3 पूछा जाएगा। E3 का मतलब इकोनॉमी होता है, ध्यान में रखना है। और बात करेंगे, एक मिनट, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति, बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। किसने, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। E3 का अर्थ होता है इकोनॉमी, इकोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट। इसे जैव प्रौद्योगिकी नीति भी कहा जा रहा है। ठीक है, यह नीति सरकार की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जैसे पहलों को मजबूत करेगी और भारत को हरित विकास के पथ पर आगे भी ले जाएगी। इस नीति का क्या होगा, तो इस नीति के रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश में अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर की थी। कितनी की थी, 2014 में हमारी जैव अर्थव्यवस्था कितनी की थी, 10 बिलियन डॉलर की थी। वही 2024 में गया 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। और ध्यान में रखना, अनुमान है कि 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच सकती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा या वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैस की मात्रा के बीच में संतुलन को शुद्ध शून्य कहा जाता है। ठीक है, भारत जो है नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2070। 2070 तक रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। E3 का मतलब मैंने बता दिया, आप इसे याद रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी, तो भाई 2014 में आई थी। सबसे बड़ी बैंकिंग योजना थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को जनधन खाते जोड़े गए। लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोले गए, जिन्होंने कभी भी जिनका बैंक में जीरो कभी अकाउंट ही नहीं था, उन सबका खाता जो है लगभग खोल दिया गया। विश्व की कास्ट सबसे बड़ी महिला वित्तीय सर। समावेशन पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे गए हैं। हाँ, लगभग महिला पुरुष सबका, लेकिन स्पेशली महिला का ही नहीं था ना, तो उनका खोला गया। ठीक है, तो 10 वर्ष के पूरे हो गए जनधन योजना के। प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। कब, कौन सी तारीख थी, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री भी 2014 में बने थे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस में संबोधन में इस योजना की घोषणा की। पिछले दशक के 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 29.56 करोड़ खाते चालू हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों के लिए बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना है। ठीक है, 0 रुपए से, मतलब 0 पैसे से, 0 रुपए से मतलब आराम से, जीरो अकाउंट से भी मतलब खाते खुल जाते थे। ठीक है, मतलब जीरो, कुछ भी जमा नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब वहां पे होता है ना, बहुत सारे अकाउंट में आपको 3,000, 4,000, 5,000 रखने की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे पास HDFC है, उसमें 10,000 से कम गया तो फिर भाई वो काट लेता है बहुत पैसा। ठीक है, तो कोई दिक्कत से दिक्कत हो, लेकिन आप उसमें का पैसा नहीं निकाल सकते, कि उसको न्यूनतम मिनिमम बना पैसा के रखना है। ठीक क्राइटेरिया है, बना SBI में रहता भी है। आई थिंक 2,500, 3,000 का लिमिट है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस तो यहाँ पे, लेकिन जो जनधन खाता जो है, यहाँ पे मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया का कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, इस तरह जमा राशि पे ब्याज मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड पे, ध्यान में रखना, रुपे कार्ड की बढ़ावा भी मिलना शुरू हुई थी। इसी समय से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध था। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाताओं के लिए कवर को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया।
रुपे कार्ड क्या होता है? तो एक तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? पेमेंट गेटवे के ऊपर काम करती है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर पैसा निकाले, तो उसमें हम इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, बीच में एक नेटवर्क कंपनी काम करती है, जो कि रुपे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, एक और भी होता है ना, रुपे है, मास्टर कार्ड, एक क्या होता है, वीजा, ठीक है, वीजा कार्ड होता है। तो उसी तरह रुपए जो है सब भारत का अपना है, ठीक है। वीजा और मास्टर कार्ड की बात करेंगे, अमेरिकन है, ठीक है। मतलब अगर आप भी कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ अंश जो है उन कंपनियों को मिलता है। लेकिन रुपए भारत का है, तो पैसा भारत में ही रहती है, इसलिए रुपए को बढ़ावा देने का काम जो था, सरकार ने इसी दौरान की थी। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते आगे देखेंगे, तो यहाँ पे कृषि अवसंरचना निधि योजना, केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। इसका उद्देश्य देश में कृषि बुनियादी ढांचों को आगे बढ़ाना और कृषक समुदाय को क्या करना है? समर्थन देना है। इन पहलों का उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना तथा एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना है। सरकार ने योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए व्यवहार परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति दी है। इससे क्षेत्र की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है? मतलब 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया कृषि अवसंरचना निधि योजना, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सरकार ने किसानों के समूह, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों, पंचायतों के लिए पीएम कुसुम के घटक ए को AIF के तहत अभिशरण की भी अनुमति दी है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं योजना उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मार्च 2019 में शुरू किया गया था। पीएम कुसुम योजना क्या है? तो पीएम कुसुम योजना जो कृषि कार्यों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जैसे मान लीजिए कृषि मतलब सिंचाई वगैरह क्या चीज से होता है, तो उसमें भी मतलब सौर ऊर्जा वगैरह का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2019 में शुरू की गई थी। क्या है इस योजना का उद्देश्य? क्या है? तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा समाधान को मतलब क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है, एनर्जी का जो मतलब टिकाऊ स्वच्छ जो है उसके रूप का मतलब क्या करना है? यूज करना। बुनियादी ढांचा का अब विकास। देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर भारत में 15,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4136 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। इस योजना का परिव्यय 4136 करोड़ रुपए है, और इसे वित्त वर्ष 24-25 के वित्त वर्ष 31-32 तक इसको पूरा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 15,000 मेगावाट की कुल जल विद्युत क्षमता का समर्थन मिलेगा। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, ध्यान में रखना है। कब तक पूरा होगा काम? तो 31-32 तक काम ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। कितना व्यय किया जा रहा है इसमें? तो 4136 करोड़ रुपए का व्यय जो है इसमें किया जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट इस सर, योजना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सभी परियोजनाओं के लिए बोल रहे थे जैसे पूर्वोत्तर का, जैसे सही में सर इतना जो अथी किया है, जैसे अभी इतना पैसा उसमें लगा रहा है डेवलपमेंट के लिए, इससे पहले तो वहां पे सर एक भी ट्रेन भी नहीं चलता था, ना सड़क था अच्छा, अभी भी अच्छा नहीं है सर। फिर भी जोड़ने का काम करता है वो सर, मलेशिया सिंगापुर सबसे। पूर्वोत्तर क्षेत्र मलेशिया और सिंगापुर से कैसे जुड़ जाएगा? न, बिहार का पूर्वोत्तर का जो मतलब भारत का समझते क्या होता पूर्वोत्तर है? राज्य। हाँ, तो मलेशिया और सिंगापुर से बॉर्डर सजा करती है वो। साझा नहीं सर, जोड़ने का, जैसे सड़क वगैरह सर, जैसे उत्तर पूर्व बोला जाता है पूर्वोत्तर का, ठीक है। 7 राज्य आते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। एक 8वां सिक्किम है, उसके राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं उसको, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे यहाँ पे, तो वहां पे विकास के लिए सरकार की बहुत सारी योजना है। इससे पहले भी सरकार ने कौन सा योजना लेकर आई थी? अ, एक योजना था उनका, प्रधानमंत्री के नाम से ही था, मैं भूल रहा हूँ, कुछ दिन पहले आई थी। तब पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास करने के लिए प्रधान मतलब केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं कार्यरत है। अभी हाल फिलहाल में वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 4136 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ठीक है। इससे पहले भी पूर्वोत्तर के विकास के लिए बहुत अच्छा योजना है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। उनको अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, ठीक है, मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी कह के संबोधित किया था।
चलिए, और जब भी प्रश्न पूछना होगा, जो टॉपिक समाप्त होगा तब इलॉजिक प्रश्न बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो भी डाउट रहता है मैं खुद क्लियर करता हूँ। विज्ञान धारा योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन सा योजना है। विज्ञान विज्ञान धारा योजना, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा नाम की एक योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत, ठीक है, 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, छात्रों को अनुसंधान और नवाचार के प्रति रुचि को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, और इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 5 वर्षों के लिए, तो 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में जरा देख के बताऊं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक योजना है जिसमें 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। 1 मिनट देख लेते हैं। पीएम डिवाइन योजना, ठीक है, बहुत फेमस योजना है। ठीक है, क्या नाम है उसका, पीएम डिवाइन, ध्यान में रखना ये। इसका भी जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने से संबंधित योजना है। ठीक है, तो विज्ञान धारा योजना का मतलब क्या है इसका, तो 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटर्नशिप का क्या करना है, अवसर देना है। ठीक है, और इस योजना पे अगले 5 वर्षों में 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, क्या होगा इस योजना से फायदा क्या होगा, तो छात्रों के अनुसंधान और नवाचार का प्रति उनका रुचि को बढ़ाना है। ठीक है, विज्ञान धारा योजना केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी की कक्षा 6 के छात्रों को सिखाएगी कौशल बोध। एनसीईआरटी ने चालू शैक्षणिक सत्र में, ठीक है, देश भर के स्कूलों में 6ठी कक्षा के बच्चों को इसे एक विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारी की। ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के लिए कौशल बोध नामक नई पाठ्य पुस्तक भी जारी की है। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का नाम, कौशल बोध। ठीक है, इसके जरिए 6ठी कक्षा के स्तर पर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई कहते हैं, मशीनें, खेती, खिलौने आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी कक्षा 6 के छात्रों को क्या सिखाएगी, तो कौशल बोध जो है आपको सिखाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का दुर्लभ संस्करण की नीलामी किया जा रहा है। ठीक है, ये दुर्लभ संस्करण क्या है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1950 में प्रकाशित भारतीय संविधान का दुर्लभ संस्करण नीलामी के 48 लाख रुपए के रिकॉर्ड मूल्य पे बिका है। मतलब कितने पैसे में बिके, 48 लाख रुपए में। क्या था, तो ये बहुमूल्य प्रति देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय द्वारा मुद्रित मात्र 1,000 प्रतियों में से एक था। भारतीय संविधान ने इस दुर्लभ संस्करण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उनके निर्माताओं के हस्ताक्षर जो है वहां पर प्रिंटेड है। ठीक है, इसलिए इसको 1,000 प्रति में से केवल एक ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन फिर भी इसको कितने, 48 लाख रुपए में बिका। ठीक है, कहां से इसको प्रिंटेड किया गया था, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय के द्वारा इसको प्रिंटेड किया गया था। ठीक है, जो कि देहरादून में है। शहरी स्वच्छता के लिए भारत सरकार और एडीबी में समझौता हुआ है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। भारत सरकार एडीबी ने शहरी सुरक्षा बढ़ाने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार के आप ध्यान में रखेंगे, भारत सरकार ने 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान में रखेंगे। यह ऋण समझौता स्वच्छ भारत मिशन भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने बताया स्वच्छ भारत मिशन कब आया था, कब आया था स्वच्छ भारत मिशन, अभी पहले ना, जनधन योजना कब आया था, 2014। और स्वच्छ भारत मिशन 14 की 15, थी ये भी 2014 में ही आया था। ठीक है, 14 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करेंगे तो 28 अगस्त, ठीक है। और 2014। प्रधानमंत्री यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो ये अगर बात करूंगा इसका क्या नाम, इसका है स्वच्छ भारत मिशन, तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, दोनों में क्या, तो 2014 में ही आया था। ठीक है, गांधी जयंती पे था या 28 अगस्त को था। ठीक है, ध्यान, 50 करोड़ से अधिक लोगों की खाता जो थी जनधन योजना के तहत खुली थी। ठीक है,
ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के उद्देश्यों के समर्थन का करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित पहल है। बेंगलुरु जो है सर्वाधिक शाकाहारी शहर बन गया है, शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन सिटी। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देश के सबसे अधिक शाकाहारी ऑर्डर देने में बेंगलुरु शहर अग्रणी है। ठीक है, ध्यान में रखना। एक दो दो निकल कर आई थी, एक जो थी यहाँ पे सबसे अधिक शाकाहारी ऑर्डर कौन देता है, मतलब सबसे अधिक जो फूड जो ऑर्डर होता है उसमें वेजिटेरियन फूड कौन ऑर्डर करता है, बेंगलुरु। ठीक है, एक जो थी अपना गुजरात के पास एक गाँव है, वहां पे किसी ने भी आज तक मतलब या फिर अभी आने वाले समय में किसी ने कभी मतलब मांसाहारी खाना ऑर्डर ही नहीं किया। तो पूर्ण रूप से शाकाहारी विलेज वो बन चुका है। ठीक है, और शाकाहारी शहर वो बन चुका है, गुजरात में है, जगह नाम मैं भूल रहा हूँ। बेंगलुरु में सबसे अधिक शाकाहारी ऑर्डर होता है। इस जानकारी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने दी। स्विगी के विश्लेषण में एक तिहाई के साथ बेंगलुरु भारत में की वेज वैली का खिताब अर्जित किया है। यस। दूसरे स्थान पर मुंबई, दूसरे स्थान पर हैदराबाद जो है तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे लिखा हुआ तो है, भूल गया था मैं। गुजरात के भावनगर का पालिताना शहर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन गया। इसी के बारे में बता रहा था मैं, जग भूल गया था। भावनगर का पालिताना शहर। ठीक है, यह ऐतिहासिक निर्णय इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव का प्रतीक है, जो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को मजबूत प्रभाव में दर्शाता है। ठीक है, जैन धर्म की संख्या जो है ना, गुजरात में ही थोड़ी सी रह गई है। तो जैनिज्म में मांस भक्षण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का जो शहर जो है, क्या नाम है इसका, भावनगर का भाव। पालीताना। ठीक है, जहाँ पे पूरी तरीके से शहर जो है शाकाहारी हो चुका है। ठीक है, भावन नहीं है, भावनगर। अब आते देखेंगे यहाँ पे एक प्रश्न और भी है। गुजरात के लोथल में होगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास। ठीक है, भारत और वियतनाम संयुक्त रूप से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कहाँ पे होगा, लोथल गुजरात में। कौन करेगा, तो भारत और वियतनाम संयुक्त रूप से। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, जिसको एमओयू कहते हैं। ठीक है, मोमेंडम अंडरस्टैंडिंग फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मोमेंडम अंडरस्टैंडिंग। उसमें साइन होता है। सहयोगात्मक प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के साक्षी समुद्री विरासत को संरक्षित करना और उसका उत्सव मनाना है। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या ये 400 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां पे बनेगा, लोथल में बनेगा। लोथल कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल का संबंध किससे है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, प्राचीन गोदीबारा का साक्ष्य, जो कि लगभग 5000 साल पुराने इतिहास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस परियोजना में कई अन्य आकर्षक होंगे, जिनमें से एक लाइट हाउस, एक परिक्त केंद्रीय संग्रहालय और एक मतलब जलीय गैलरी भी शामिल होगा यहाँ पे। ठीक है, एनएचएससी के विकास पर सांस्कृतिक सहयोग के लिए पुर्तगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया। ये परिसर 14 दीर्घाएं होगी, जिसमें से एक नौसैनिक गैलरी भी शामिल है, जो हड़प्पा काल से लेकर वर्तमान तक भारत की समुद्री विरासत को उजागर करती है। जिन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न समुद्री यात्राओं को प्रदर्शित करने वाले तटीय राज मंडप भी इसमें परिषद होंगे। ठीक है, तो भारत का पहला क्या बन गया है, तो समुद्री विरासत परिषद कहाँ पे बन रहा है, लोथल में बन रहा है। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो वियतनाम इसमें सहयोग कर रहा है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड है। अब यहाँ पे देखेंगे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जामनगर गुजरात में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए ऐतिहासिक समझौते पे क्या किया, हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत के गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। यह समझौता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में डब्ल्यूएचओ मुख्यालय जिनेवा में संपन्न हुआ। तो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की बात करेंगे, तो भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जामनगर गुजरात में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, तो 3D प्रिंटेड डाकघर अगर पूछेगा, और 3D प्रिंटेड अगर बात करेंगे मंदिर पूछेगा, 3D प्रिंटेड स्कूल पूछेगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, डाकघर का निर्माण जो है, ध्यान रखना कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, अब मंदिर का निर्माण आई थिंक तेलंगाना में किया गया है, एक बार चेक कर लेना। 3D प्रिंटेड मंदिर पहला कौन है। अब 3D प्रिंटेड स्कूल की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। ठीक है, गांव का नाम क्या है,
तो पाचिन गांव में 3D प्रिंटेड आपका स्कूल बनाया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। अगर 3D प्रिंटेड डाकघर पूछेगा तो क्या बताएंगे, कहाँ बना है? अब सो गए क्या? अब 3D प्रिंटेड डाकघर अगर पूछेगा तो ध्यान में रखना है कहाँ पे, तो ये आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। 3D प्रिंटेड अगर पूछेंगे आपका मंदिर, तो सिद्धिपेट, कहाँ पर था सिद्धिपेट? तेलंगाना में है, ठीक है। तो तीनों मंदिर, डाकघर और स्कूल, तीनों आपको ध्यान में होना चाहिए। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में शुरू हुई, ठीक है। देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख की लाख की पूगा घाटी में शुरू हुई। पूगा घाटी इंपॉर्टेंट है। ये परियोजना तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ले और हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा लेह से लगभग 190 किलोमीटर दूर पूगा घाटी में स्थापित की गई। इसकी उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट होगी, ठीक है। तो पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू होगी? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ है? तो पूगा घाटी में, ठीक है। जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। दोनों जगह पे चुनाव हो भी गई है, ठीक है। इन दोनों राज्यों में सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की 90-90 सीट होगी, क्योंकि पता होगा कुछ दिन पहले 370 को संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो 370 जो है एक अस्थायी था, ठीक है। अस्थायी प्रावधान था जिसको हटा दिया गया है। 370 हटाना एक संवैधानिक निर्णय था। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, सॉरी, चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिए थे, या फिर केंद्र सरकार ही कह लीजिए, तो भाई साहब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाइए, विधानसभा को बहाल कीजिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होती है। 370 हटने के बाद पहली चुनाव थी। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव हुए, 18 सितंबर से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हो, जबकि हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान हुआ। 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश और संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से अनुच्छेद 377 को निरस्त कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा, उसका अलग संविधान को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में क्या है? तो अपना एक विधानसभा है, लेकिन न तो अब उसके पास अपना एक अलग संविधान है और न ही वह एक अलग राज्य का जो दर्जा जो उसको मिला गया था, विशेष दर्जा, नॉट अलग राज्य का, वो भी उसका समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दोनों राज्यों में चुनाव हो चुका है। अब सैनी साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो आपके जम्मू कश्मीर के भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो ध्यान में